हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा शर्मा। वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज की हमारी वीडियो जो है, टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न में भी मेनली हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे माइटोसिस। मतलब एम फेज जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस की बात हमें करनी है। तो माइटोसिस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? माइटोसिस जो है एक ऐसा ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का जिसमें सेल काफ़ी रीऑर्गेनाइजेशंस में जाता है। रीऑर्गेनाइजेशंस कैसे हम कह सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी उसमें अंदर न्यूक्लियस में बहुत चेंज आएंगे, सेल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मतलब रीऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से। और इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल और जो प्रोजेनी है नेक्स्ट, इन दोनों में ही क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं? जैसा कि हमने पढ़ा था कि मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। डीएनए जो है, डीएनए बढ़ेगा बट क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। डीएनए में रेप्लिकेशन होगी बट क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो 46 के 46 ही रहेंगे। ठीक है, अब डीएनए बड़ा है तो 46 के 46 हैं तो 46 प्रोजेनी में भी तो जाएंगे ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो पेरेंट सेल में 46 थे, ठीक है, 46 की 2 कॉपी बन गई। ठीक, अब 46 आ गया तो ये जो डिवीज़न है वो इक्वल डिवीज़न हुआ है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। दैट्स वाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, अब माइटोसिस जो है उसको डिवाइड किया गया है कुछ स्टेजेस में ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। वैसे तो खैर इतना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सेल के अंदर घुस के एकदम बता सकेगा कि क्या क्या हो रहा है, बट हमारी कन्वेंशन के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, दिस इज़ कॉल्ड पीमेट। ये ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी जिससे कि आप याद कर सकते हैं कि स्टेजेस क्या क्या थी। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज। ये सीक्वेंस में ही है, आपको अल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये? अब कह रहे हैं कि पी फेज जो है वो मार्क किया जाता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना शुरू करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि डोरेमोन से हमारा लेन काफ़ी है, देन कुछ नहीं है, लेन काफ़ी है। तो उसने आज जो हमें दिया है अपना गैजेट, उसने हमें दिया है, ये बताया है उसने कि देखो क्या हो रहा है इसमें, प्रोफेज में क्या हो रहा है कि हमारी जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना चालू हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारा ये न्यूक्लियस है, सब ऐसे पड़ा है। ठीक है, आप बता नहीं सकते कि अलग क्या है, बट इसमें इसने क्या किया, डोरेमोन ने जो दिया, इसमें क्या हुआ है, कंडेंसेशन चालू हुई है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, एक तो कंडेंसेशन चालू हो जाएगी क्रोमोसोम की, फर्स्ट। एंड सेकंड क्या होगा, हमारी जो न्यूक्लियस की वॉल है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप है, वो डीजेनरेट होने लगेगा। ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है अनटेंगल्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें विजिबल हुआ है, देखो। ठीक है, जैसा कि हमने अर्ली प्रोफेज में देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा इतना भी यूँ नहीं है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, बट लेट प्रोफेज में क्या हुआ, विजिबल हुए हैं थोड़े से। ठीक है, और हमारी जो न्यूक्लियस की वॉल है वो डीजेनरेट होने लगी है। तो क्या कह रहे हैं, पी फेज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब क्रोमोसोम का मटेरियल कंडेंस होने लगेगा, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है अनटेंगल्ड हो जाएगा, अनटेंगल्ड हुआ है। ठीक है, और उसके बाद
जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो मूव करने लगेंगे, मतलब सेंट्रियोल्स यहाँ पर अपोजिट पोल्स पर आने लगेंगे। ठीक है, ये हुआ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हम कैसे बता सकते हैं, हम बताएंगे कि एंड कैसे बताएंगे। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे हमारा दो चीज़ों से हम पता लगाएंगे। क्या, फर्स्ट हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम हम देख पाएंगे अटैच हुए हुए, मतलब देखो अटैच हुए दिख रहे हैं ना। अब क्लोज व्यू अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अटैच हुए दिख रहे हैं, दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं जो अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं। और जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल बनने की इनिशिएशन हो जाएगी, स्पिंडल भी बनने लगेंगे। ठीक है, अब स्पिंडल किससे बन रहे हैं, हमने बताया था आपको G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, अब उस प्रोटीन से ही हमारे स्पिंडल बने हैं। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीनेशियस कॉम्पैक्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। अब वो जो प्रोटीन था वो यहाँ पे स्पिंडल बनने में हेल्प करने लगा है। अब अगर हम कहें कि एंड कैसे बताएंगे, तो हमने बताया ना कि क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे। दूसरा हमारा क्या है कि हमारे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो शो करने लगेंगे। और अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, अगर देखेंगे सेल को, तो वहाँ से सेल ऑर्गेनल्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में देख लो, आपको कोई सेल ऑर्गेनल्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है सेकंड वन, मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, जो हमारे न्यूक्लियर एनवलप है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। देख पा रहे हैं आप इसमें कि न्यूक्लियर एनवलप नहीं बचा है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं पूरे सेल में स्प्रेड हो गए हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो जाएंगे ओवर द सेल, और उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन था यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा सेल है अगर उसको हम देखेंगे तो हमारे क्रोमोसोम्स, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम सब कुछ एकदम क्लियर दिखेगा माइक्रोस्कोप में, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। देख सकते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, जो कि सेंट्रोमेयर से कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप में बीच में सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो स्मॉल डिस्क लाइक हमारे स्ट्रक्चर हैं सेंट्रोमेयर, उनको हम जहाँ पर ये कनेक्ट होगा उस पार्ट को हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर्स बोलेंगे। और ये साइड देता है अटैचमेंट के लिए क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से यहाँ पर अटैचमेंट दे रहा है ना, देख सकते हैं आप। तो इस वाले हम एरिया को काइनेटोकोर्स बोलते हैं, जो कि अटैचमेंट देगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, इतना सब कुछ होने के बाद ये जब इस पर स्ट्रेच पड़ेगा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है उसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं अगर, तो स्ट्रेच करेगा तो ये हमारे एकदम इक्वेटर पे आ जाएंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे तो वो कैसे दिखेंगे, वो कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। क्रोमोसोम हमारे इक्वेटर पे आ जाएंगे। ओके, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि मेटाफेज प्लेट पर आ चुका है। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या कहेंगे, बाय द एंड ऑफ द मेटाफेज हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके होंगे, हमारा जो न्यूक्लियर एनवलप है पूरी तरीके से डिजेनरेट हो चुका होगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स इनविजिबल हो चुके होंगे, काइनेटोकोर्स बन चुके होंगे, और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एनाफेज। एनाफेज क्या कहता है, हमारा एनाफेज कहता है कि इसमें क्या होगा, देखिए
जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं जब उन पर स्ट्रेच पड़ रहा था तो वो यहाँ से अलग हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद अब ये पहुँच गए 46 यहाँ पहुँच गए, 46 यहाँ पहुँच गए, पोल्स पर पहुँच चुके हैं स्ट्रेच होने के बाद। क्या कह रहा है एनाफेज? एनाफेज कह रहा है कि स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और मूव्स जो हमारे क्रोमोसोम है वो मूव कर जाएंगे पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट होने के बाद क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमेटिड मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, पोल्स की तरफ हो गए। ठीक, इसको हम एंड ऑफ द एनाफेज कब कहेंगे? हम कहेंगे कि एंड ऑफ द क्रोमोसोम एनाफेज कब हुआ है जिसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं स्प्लिट हो गए हैं, क्रोमेटिड्स जो हैं वो पोल्स पर पहुंच चुके हैं स्ट्रेच के कारण। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एंड ऑफ द एनाफेज। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट वन इसमें वो है टीलोफेज। टीलोफेज क्या कह रहा है? टीलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम जो हमारे कंडेंस हुए थे उनका फिर से क्लस्टर बनने लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनने लगेगा और जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम जो है हमारे इसमें क्लस्टर बन जाएंगे फिर से, और उसके बाद डिस्क्रीट एलिमेंट्स जो हैं हमारे शो नहीं करेंगे, जैसे कि अभी तक हमारे क्रोमोसोम शो कर रहे थे ना। ठीक है, लास्ट में भी अभी देख रहे हैं हम एनाफेज में शो कर रहे थे, बट टीलोफेज में ऐसा नहीं होगा। डीकंडेंस हो जाएगा फिर से मटेरियल पूरा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगा और ऑर्गेनल्स भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या हुआ? डीकंडेंस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, एंड क्या हुआ? हमारे सेल ऑर्गेनल्स कम बैक। ये था हमारा एंड ऑफ द टीलोफेज। लास्ट माइटोसिस जो है वो एंड ऑफ द टीलोफेज पर ही नहीं रुकता है। जैसा कि हमने बताया ये सारे चेंजेस जो हैं वो न्यूक्लियस में हुए थे। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, है ना। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। अब कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, तो सेल डिवीज़न सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीज़न पर ही थोड़ी ना आधारित है, हमें तो साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना है ना। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड अगर करना है तो यहाँ पे कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस कराने के लिए 2 टाइप से साइटोकाइनेसिस होगी। कैसे काइनेसिस होगी साइटोकाइनेसिस? 2 टाइप से। इन एनिमल्स जो हमारा सेल है इसमें फरोज बनना स्टार्ट होंगे। अब देखिए आप, पहला जो हमारा था इसमें पूरा सर्कुलर है, ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फरो बनना स्टार्ट हुआ है। इन एनिमल सेल फरो बनना स्टार्ट होता है, तो ये फरो जो है आगे चलते चलते पूरा का पूरा मिल जाएगा और ये पूरे सेल दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे तो दो हमारे प्रोजेनी बन गई, मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। एनिमल सेल में फरो डेवलपमेंट होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस में हमने क्या बताया कि एनिमल सेल में फरो बनेगा। और एम फेज हमने पढ़ा कि इसमें 4 फेज आएंगे, पीमेट जिसको हम कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आशा है सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच। आज के लिए दिस इज़ नेहा शर्मा।